नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन युद्ध में अब पुतिन ने ऐसी चाल चल दी है कि ना चाहते हुए भी राष्ट्रपति ट्रंप को यूरोप के 30 देशों से सीधा युद्ध करना पड़ेगा। आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप पर पुतिन का खौफ हावी हो चुका है और रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर भी हमले शुरू करने जा रही है। खबर तो यहां तक आ रही है कि पुतिन यूक्रेन पर जीत का ऐलान करने से पहले यूक्रेन के 50% इलाके पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। डर गए ट्रंप। यूक्रेन यूरोप की हार 1099 दिन से ज्यादा। यूक्रेन जंग में इस वक्त पुतिन जंग जीतने से ज्यादा जंग लंबी खींचने की कोशिश में जुटे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने उसके बाद से दुनिया में पुतिन के रूस का रुतबा 2 गुना हो चुका है। ट्रंप के हैरान करने वाले एक्शन और बयानों से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मच चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और यूक्रेन को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ लोग कहने लगे हैं कि ट्रंप की सरकार एक गैंगस्टर सरकार बन चुकी है जो पुतिन के लिए काम कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप दुनिया के लगभग सभी देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 30 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने ट्रंप को यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा बता दिया है। हालात ये है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप भी यूक्रेन और यूरोप की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे हैं और पुतिन को खुली छूट दे रहे हैं कि वो यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जो करना चाहे वो करें। इस वक्त हालात ये है कि यूक्रेन बॉर्डर से लेकर रूस से सटे नेटो देशों के बॉर्डर पर पुतिन की रूसी सेना बेखौफ हमले कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पुतिन अपने टॉप कमांडरों के साथ मिलकर ऐसे वॉर प्लान बना रहे हैं जिसका टारगेट यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो और यूरोपीय देश होने जा रहे हैं। हालात ये है कि जर्मनी के म्यूनिख से लेकर फ्रांस के पेरिस तक ये मंथन और चिंतन हो चुका है कि पुतिन के रूस को कैसे रोका जाए, क्योंकि जिस अमेरिका के भरोसे पर नेटो और यूरोपीय देश जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो अब घबराए हुए हैं कि अगर अमेरिका पूरी तरह से रूस के पाले में चला गया तो फिर नेटो और यूरोपीय देशों को रूस से कौन बचाएगा। ट्रंप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नेटो और यूरोपीय देश पुतिन के रूस से बुरी तरह घबराए हुए हैं। इसलिए ट्रंप इस वक्त ऐसी चाल चल रहे हैं कि जो यूक्रेन और यूरोप दोनों पर बहुत भारी पड़ने जा रही है। हम आपको दिखाते हैं कि बाल्टिक देश लातविया की विदेश मंत्री बेबा ब्रेस क्यों कह रही है कि ट्रंप ने अमेरिका को कमजोर कर दिया है और रूस को सुपर पावर बना दिया है। नेटो देश लातविया एक बाल्टिक देश है जिसकी विदेश मंत्री बेबा ब्रेस ने अमेरिका और ट्रंप की रूस नीति पर जबरदस्त वार किया है। लातविया की विदेश मंत्री बेबा ब्रेस ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता के जरिए अमेरिका को कमजोर कर रहे हैं और पूरे यूक्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। लातविया की विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए अमेरिका और ट्रंप को आगाह करने की कोशिश की है कि शांति समझौते की आड़ में पुतिन के लक्ष्यों को पूरा नहीं होने देना चाहिए, वरना यूक्रेन के बाद यूरोप पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। बेबा ब्रेस ने ऐसे वक्त में ये चेतावनी दी है जब कुछ दिन पहले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे, जहां दोनों के बीच मीडिया के सामने गंभीर मतभेद दिखाई दिए थे। हम आपको बता दें कि पुतिन से वफादारी दिखाने की वजह से नेटो और यूरोपीय देशों में जबरदस्त खलबली मची हुई है। 30 से अधिक यूरोपीय देशों के नेताओं ने ये माना है कि ट्रंप की वजह से रूस मजबूत हो रहा है और यूरोप पर रूसी खतरा बढ़ चुका है। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि हमने यूरोपीय देशों की सुरक्षा का ठेका नहीं ले रखा है। यूरोपीय संघ हमेशा अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करते हैं। European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
and they've done a good job of it, but now I'm president. What will happen if these countries or the EU retaliate? They can't. I mean, they can try, but they can't. पिछले एक हफ्ते में राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उसे देखकर और सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रंप के शरीर और दिमाग में पुतिन की आत्मा प्रवेश कर गई है। ट्रंप इस वक्त उसी तरह से बयान यूक्रेन, यूरोपीय संघ और नेटो के खिलाफ दे रहे हैं, जिस तरह से पुतिन देते हैं। इसलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन का ऐलान, नहीं रुकेगी यूक्रेन जंग। इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति वार्ता के तरीकों ने चिंताएं बढ़ाई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और यूरोप की स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल सकते। कीर स्टारमर, प्रधानमंत्री ब्रिटेन, ट्रंप की शांति वार्ता मंजूर नहीं, यूरोपीय नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। शांति वार्ता से यूरोपीय नेताओं को बाहर करने के अमेरिकी प्रयासों से झटका लगा है। अलेक्जेंडर स्टब, राष्ट्रपति फिनलैंड, यूरोप के बिना यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता ट्रंप कैसे कर सकते हैं? अब यूरोप को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। If there's an iota or an inkling of understanding that Putin wins this peace, then the United States will have lost. So I think we need to fight this to the bitter end and find a peace in which Europe, Ukraine and the United States win. पुतिन के करीबी दिमित्री का दावा, रूस को हराना नामुमकिन। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्त तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और ना ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को ये समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता है। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ ले, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, रूस अपनी शर्तों पर ही कोई फैसला करेगा। रूस के इन तेवरों से ज़ेलेंस्की के होश उड़ना शुरू हो गए। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग में क्या सब कुछ पुतिन ही तय करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भी पुतिन के ट्रैप में फंस चुके हैं? जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। पुतिन को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर कुछ महीने जंग और चली तो यूक्रेन न सिर्फ युद्ध हारेगा बल्कि पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। गजा और लेबनान के बाद इजरायल को अब तीसरे वॉर जोन में लड़ना पड़ सकता है। सीरिया से इजरायल के लिए बहुत बुरी खबर है। अगर हालात खराब हुए तो यहां वो जंग हो सकती है जिसे ग्रेटर इजरायल बनाम ग्रेटर अरब का युद्ध कहा जा रहा है। पश्चिम एशिया में नया वॉर जोन एक्टिव हो गया है। बमबारी शुरू हो चुकी है। फौजें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। एक तरफ
इजराइल है तो दूसरी तरफ जुलानी का सीरिया, जिसके ऊपर तुर्की का भी हाथ है और सऊदी अरब का भी साथ है। सीरिया की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है कि सीरिया की जमीन से इजराइल हट जाए, नहीं तो इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त सीरिया में 3 जंगों की बुनियाद रखी जा रही है। पहला है ग्रेटर इजराइल, जो नेतन्याहू बनाना चाहते हैं। दूसरा है ऑटोमन साम्राज्य, जो अर्दवान का ख्वाब है। और तीसरा है ग्रेटर अरब, जो जुलानी का जुनून माना जा रहा है। 48 घंटे के अंदर सीरिया में ऐसे युद्ध की नींव रखी गई है जिसमें 2-3 देश नहीं, बल्कि तुर्की से तेल अवीव और तेहरान से रियाद, यानी सऊदी अरब और पूरा अरब वर्ल्ड या तो जलेगा या फिर जला देगा। 48 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस युद्ध में गाजा और लेबनान के धमाके छोटे पड़ जाएंगे। यही सबसे बड़ा डर सबको सता रहा है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो दक्षिण सीरिया में कोई और फौज बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी राजधानी दमिश्क तक बफर जोन बनाएंगे। इसके बाद सीरिया में जुलानी की हुकूमत में पहली बार इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, यानी मैसेज साफ है, इजराइल को सीरिया छोड़ना होगा। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि इजराइल का विस्तारवादी एजेंडा नेतन्याहू के लिए आत्मघाती साबित होगा। adına özellikle sınırdaş olan ülkelerde Ürdün, Lübnan, Suriye buralarda ve Lübnan'da bir zayıflık, istikrarsızlık. तुर्की से तेल अवीव के लिए वार्निंग बस पहुंची ही थी कि इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हुए, बम लोड किए जाने लगे। इजराइल के F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को बमबारी के मिशन के लिए तैयार किया गया और फिर इंतजार हुआ नेतन्याहू के ऑर्डर का। इजराइल के तेवर खतरनाक होते गए, लेकिन तभी सीरिया से ऐसी वार्निंग आई जिसने नेतन्याहू के गुस्से का लेवल एकदम से बढ़ा दिया। नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में है। राजधानी दमिश्क में जब नेशनल डायलॉग समिट हो रही थी और हय्या तहरीर अल शाम यानी HTS का बॉस अबू मोहम्मद अल जुलानी सामने सूट बूट में बैठा था, तब नेतन्याहू को आग दिखाने वाली धमकी सामने उस मंच से दी गई जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। फिल अराज़ी सूरिया बिअतिबारिह इंतहाकन सारिखन लिसियादत अद-दौला सूरिया वल-मुतालबती बिइंसहाबिह अल-फौरी व गैर अल-मशरूत व रफ़्द अत-तस्लीहात अल-इस्तिफ़ज़ाज़िया मिन रईस अल-वज़रा अल-इसराईली व दावत अल-मुज्तमा अद-दुवली। साफ है कि सीरिया में इजराइल को लेकर जो मूड सड़कों पर है, वही तेवर अब जुलानी सरकार दिखा रही है। ये मैसेज इजराइल तक बहुत जल्दी पहुंचा। इजराइल के एयरबेस पर जो लड़ाकू विमान बमबारी के लिए तैयार किए जा रहे थे, उनको नेतन्याहू की तरफ से फौरन ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस बहुत ही खतरनाक मिशन के बाद पूरे अरब वर्ल्ड से लेकर अमेरिका तक खबरें छपने लगी। खबर यह है कि इजराइल ने दक्षिण सीरिया में कई मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर को टारगेट बनाया है। खबर यह है कि राजधानी दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर किस्वा शहर में बमबारी की गई है। खबर यह है कि इजराइल बता रहा है कि अगर HTS और उनके लीडर जुलानी ने दक्षिण सीरिया में कदम रखा तो इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। We're obviously very concerned about the continuing violation by Israel of Syria's sovereignty and its territorial integrity, and of course, and the violations of the 1974 disengagement of forces agreement. All obligations under international law must be respected. सीरिया में जुलानी की एंट्री के बाद से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन चाहे गोलान के पहाड़ हो या फिर शेख का पहाड़, इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना और फिर पूरे दक्षिण सीरिया तक अपने मरकावा टैंक दौड़ाने वाला इरादा नेतन्याहू का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। यह ऐसा प्लान है जिसे लेकर तुर्की में खतरे की घंटी बज रही है। क्या ये ग्रेटर इजराइल बनाम ऑटोमन साम्राज्य की टक्कर है? क्या इजराइल और तुर्की अब एक दूसरे से सीरिया को लेकर बहुत बड़ा युद्ध करने की तैयारी करने लगे हैं, जिसमें एक तरफ ग्रेटर इजराइल और दूसरी तरफ ऑटोमन वाला सपना है?
יישארו בכתר החרמון ובמרחב החיץ לזמן בלתי מוגבל כדי להגן על יישובינו ולסכל כל איום. לא נאפשר לכוחות של ארגון ה-HTS או לצבא סוריה החדש להיכנס לשטח מדרום לדמשק. सीरिया को लेकर हो रही तुर्की और इजराइल की टक्कर में एक नया ट्विस्ट आ गया है और इसकी वजह है सऊदी अरब, क्योंकि इस टक्कर में अब सबसे ताकतवर अरब देश कूद पड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ग्रेटर इजराइल और ऑटोमन साम्राज्य वाली तकरार को समझ गए हैं। सऊदी अरब ने सीरिया में इजराइल की बमबारी को लेकर क्या कहा है, बहुत गौर से सुनिए। सलमान की सरकार ने कहा है कि इजराइल की बमबारी सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश है। सीरिया पर हमला करके इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। साफ है कि अर्दवान के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान भी नेतन्याहू को बता रहे हैं कि सऊदी अरब भी जूलानी के साथ खड़ा है और सीरिया पर इजराइल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। सीरिया कैसे ग्रेटर इजराइल वाले प्लान का हिस्सा बन सकता है? जब दिसंबर के महीने में नेतन्याहू का एक वीडियो आया, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल माउंट हर्मोन कहता है। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले ईरान का गुस्सा भड़का था और अब तुर्की के साथ साथ जूलानी का सिस्टम भी बेचैन हो गया है। वहीं अर्दवान की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं, जिन पर अर्दवान की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त अर्दवान के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि सबकी नजर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को रौंदने वाले अबू जुलानी पर है। जुलानी पूरे अरब वर्ल्ड का दौरा कर रहा है। वो तुर्की जाकर अर्दवान से भी मिल चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि शेख के पहाड़ पर जब नेतन्याहू पहुंचे थे तब उन्होंने ग्रेटर इजराइल वाली सरहद नापनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से इजराइल की नीयत पर सवाल उठने लगे। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ भारत का भी यही रुख है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से इजराइल को गोलान के पहाड़ों से अपना कब्जा हटाना होगा, जो सीरिया का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जुलानी की वजह से तुर्की अब सीरिया में बहुत मजबूत हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।